आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान की जो विकास यात्रा है वो कैसे है। तो भारत के संवैधानिक विकास की नींव ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के तहत की गई। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के लिए एक परिषद का गठन किया गया। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में पूर्वी देशों से में व्यापार की आज्ञा प्रदान की। 1726 ईस्वी के राजलेख द्वारा कोलकाता, मुंबई व मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल तथा उनकी परिषद को विधि मानने की शक्ति प्रदान की गई। उसके बाद हम देखते हैं क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का संवैधानिक विकास। तो 1773 से 1853। तो 1813 में चार्टर एक्ट, 1793 में चार्टर एक्ट आया, एक 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 में चार्टर एक्ट आया, 1833 में और 1853 में, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य जो उद्देश्य था वो कंपनी के कार्यों भारत व ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना तथा व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना था। उसके बाद हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की विशेषताएं। तो क्या थी विशेषताएं? पहली बार कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को अलग अलग मान्यता दी गई। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय यानी कि फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन एवं वेल कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। उसके बाद हम बात करते हैं शासन की समस्त सैनिक व सिविल शक्तियां गवर्नर जनरल तथा उसके 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दी गई। निर्णय में बहुमत हेतु गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। मद्रास व बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे व अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमेस्टर व हाइड थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें भारत में कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने संशोधन अधिनियम 1781 पारित किया, जिसे क्या कहा गया? बंदोबस्त कानून यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्क के सुझाव पर इस एक्ट का प्रावधान किया गया। संशोधन अधिनियम 1781 को बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 भी कहा गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। प्रांतीय न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील गवर्नर जनरल की परिषद के पास की जा सकती थी, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों, प्रोविजंस कोर्ट एवं काउंसिल्स के लिए नियम विनियमन बनाने के लिए अधिकृत किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों व विधियों के संपादन में भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं का ध्यान रखने का आदेश दिया गया। राजस्व से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का शीर्षक भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र था, अर्थात भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला संवैधानिक दस्तावेज था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की क्या विशेषताएं थी? तो कंपनी के राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। वाणिज्यिक कार्य कंपनी के निदेशक मंडल को तथा राजनीतिक कार्य के नियंत्रण व पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड के एक 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। नियंत्रक बोर्ड
ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी नागरिक सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का नियंत्रण व अधीक्षण करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। ठीक है। गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। इन्हीं सदस्यों में से एक को प्रांत का सेनापति नियुक्त किया गया। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। 1786 के अधिनियम की प्रमुख धाराएं। इसके तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने काउंसिल के निर्णयों को लागू करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गईं। इस अधिनियम के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं 1793 के चार्टर अधिनियम की विशेषताएं। तो नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रस्ताव किया गया। मुख्य सेनापति के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। 1813 का चार्टर अधिनियम भारत में कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया, लेकिन चाय व चीन के साथ व्यापार कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सुरक्षित रखा गया। उसके बाद हम बात करते हैं ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। भारत की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने का अधिकृत किया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया। उसके बाद बात करते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। इस तरह इस अधिनियम का द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान किए गए। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार चाय व चीन सहित को समाप्त कर दिया गया तथा कंपनी को प्रशासनिक व राजनीतिक दायित्व सौंपा गया। उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा बनाए गए कानून को अधिनियम तथा इसके पूर्व निर्मित कानून को विनियम कहा जाता है। इस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ भागीदार संभव बनाया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। इसे केवल परिषद के बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, न कि वोट देने का। उसके बाद हम बात करते हैं अधिनियम की धारा 87 के अनुसार प्रावधान किया गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण तथा इसमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत में आने जाने, बसने व व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। तो ये क्या था? पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया और भारत के विधि निर्माण हेतु 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, आगरा और बम्बई की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया। सिविल सेवकों की भर्ती व चयन हेतु खुली प्रतियोगिता प्रारंभ की गई। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति 1854 में की गई। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य नियुक्त किया गया। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उसके बाद हम बात करते हैं
ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का संवैधानिक विकास तो 1858 से 1935 तक था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बाद हम बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज में है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर भारतीय शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया के 1 नवंबर 1858 की घोषणा को भारतीय अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। गवर्नर जनरल का पदनाम परिवर्तित कर भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय नियुक्त किए गए। नियंत्रण बोर्ड व निदेशक मंडल को समाप्त करके उसके समस्त अधिकार भारतीय सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को दे दिए गए। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था तथा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड यानी भारत परिषद का गठन किया गया तथा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। उसके बाद हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 की। भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ क्योंकि कानून बनाने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम भारतीय प्रतिनिधियों की शामिल करने की शुरुआत हुई। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा गया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव के विधान परिषद में मनोनीत किया। उसके बाद हम बात करते हैं मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को पुनः शुरुआत किया गया, अर्थात 1773 द्वारा शुरू की गई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को पलट दिया गया। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 व 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में की गई। अतः भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई जिसकी अवधि 6 माह होती है। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया की भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 जिसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई, लेकिन मतदान करने व अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 यानी लॉर्ड मिंटो सुधार मार्ले मिंटो। इस अधिनियम को सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में पारित किया गया। पहली बार पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। विश्वविद्यालयों, जमींदारों, प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं पृथक प्रतिनिधित्व के संबंध में। वायसराय लॉर्ड मिंटो ने भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले को लिखा, हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई। सर्वप्रथम केसी गुप्ता व सैयद हुसैन बिलग्रामी को भारत परिषद में तथा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर बहस करने, अनुपूरक प्रश्न पूछने और मत करने का अधिकार दिया गया, लेकिन बजट पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया गया। भारत सचिव का खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। पहली बार देश के द्विसदनीय विधान पालिका तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई गई तथा महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करी। उसके बाद हम बात करते हैं
सीमित संख्या में संपत्ति, कर एवं शिक्षा के आधार पर लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा यूरोपीय, आंग्ल, भारतीयों, भारतीय ईसाइयों तथा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। सर्वप्रथम प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई तथा इसके तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। आरक्षित विषय, जिसमें राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस, सिंचाई आदि। हस्तांतरित विषय यानी कि स्थानीय स्वशासन, कृषि, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन की व्यवस्था का उल्लेख लियोनेल कार्टिस ने किया था। उसके बाद हम बात करते हैं लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, जिसकी परीक्षा भारत में होनी थी तथा भारतीय सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। पहली बार केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट को अलग कर दिया गया तथा राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय संविधायिका का अंतिम चयन निर्वाचन वर्ष 1945 में किया गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद व 10 अनुसूचियां हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें राज्य व रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। केंद्र व इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूची, संघीय सूची 59 विषय, राज्य सूची 54, समवर्ती 36 विषय के आधार पर किया गया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गईं। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था आरंभ की गई तथा केंद्रीय प्रशासन के विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में वर्गीकृत किया गया। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई, जिसे 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया। दिल्ली में 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गेवर तथा 6 अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें 2 भारतीय थे। कौन कौन से? जस्टिस M.R. जेकब एंड जस्टिस M.S. सुल्तान। प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्तुति भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भी इसी अधिनियम ने प्रवृत्त किया। मताधिकार का विस्तार कर लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय व संयुक्त लोक सेवा आयोगों की स्थापना की गई। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के संदर्भ में कहा, यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, यह पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा है। उसके बाद बात करते हैं इस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारत से बर्मा अलग कर दिया गया। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित 15 सदस्य का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थे वायसराय लॉर्ड वेवल, उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में मंत्रियों को आवंटित विभाग तो जवाहरलाल नेहरू को मिला था कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था गृह, सूचना तथा प्रसारण। जॉन मथाई को मिला था उद्योग तथा आपूर्ति। उसके बाद हम बात करते हैं सरदार बलदेव सिंह को मिला था रक्षा। उसके C.H. भाभा को मिला था कारखाने एवं बंदरगाह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि। अरुणा असफ अली को रेलवे एवं परिवहन। जगजीवन राम को श्रम। C. राजगोपालाचारी को शिक्षा। मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित हुए, जिसमें लियाकत अली खां को वित्त मिला, I. चौधरीगर को वाणिज्य, अब्दुल रब निस्तार को संचार, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि, गजनर अली खां को स्वास्थ्य। उसके बाद हम बात करते हैं अंतरिम सरकार के संबंध में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह एक देश का सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा पेश किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत कर लिया गया। यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। इस अधिनियम द्वारा दो डोमिनियन राज्य भारत व पाकिस्तान की स्थापना की गई। भारत में लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल तथा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल तथा लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद हम बात करते हैं दोनों राष्ट्रों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया गया। नए संविधान के बनने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कार्य किया जाएगा। देशी रियासतों को भारत तथा पाकिस्तान या किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की छूट दी गई। भारत व पाकिस्तान राज्य की सीमा निर्धारण हेतु 2 सीमा आयोग, 4 सदस्यीय पंजाब सीमा आयोग व बंगाल सीमा आयोग का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष सर रेडक्लिफ को बनाया गया। इसके तहत पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, पूर्वी बंगाल, असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में तथा शेष भाग भारत में शामिल होना था। दोनों राष्ट्रों को कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार था। उसके बाद हम बात करते हैं 15 अगस्त 1947 को 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राजकुल के एक औपनिवेशिक राज्य का था। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू आवंटित विभाग था। उसके बाद हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों व वैज्ञानिक शोध मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण राज्य के मामले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को शिक्षा, जॉन मथाई को रेलवे परिवहन, R.K. षणमुगम शेट्टी को वित्त, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को विधि, जगजीवन राम को श्रम, सरदार बलदेव सिंह को शिक्षा। उसके बाद हम बात करते हैं राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य, C.H. भाभा को वाणिज्य, रफ़ी अहमद किदवई को संचार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति, नरहर विष्णु गाडगिल को कार्य, खान एवं ऊर्जा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन। तो भारत में संविधान सभा का दर्शन सर्वप्रथम बाल गंगाधर। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहने वाला है संविधान सभा का गठन कैसे और कब हुआ था, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।